हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करते हैं अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि स्थानीय शासन का भारतीय राजनीति के अंदर क्या मतलब है, स्थानीय शासन भारतीय राजनीति के अंदर किस तरीके से अस्तित्व में आया, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है स्थानीय शासन, जैसा कि आपको पता है। तो स्थानीय शासन को समझने से पहले आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं संघवाद को। तो संघवाद का मतलब क्या था? संघवाद का मतलब हमने जाना था कि दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक सरकारों का मिलजुल कर काम करने को ही संघवाद कहते हैं। और ये संघवाद सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का ही टॉपिक नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के बाहर का भी टॉपिक है। जब हम एक टीम वर्क करते हैं तो वो भी एक संघवाद ही कहलाता है, यानी मिलजुल कर कार्य करने की चीज़ों को ही संघवाद हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमने संघवाद देखा था भारत के अंदर राजनीतिक स्तर पर। तो राजनीतिक स्तर पर भारत के अंदर संघवाद 3 स्तर की सरकारों में है। पहला आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इन तीनों सरकारों के अंतर्गत अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसका सुलझाना कौन करता है? न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका न्याय सुनाती है और उस हिसाब से सभी लोगों को मानना पड़ता है। न्यायपालिका हमारे देश के सर्वोच्च मानी जाती है। बट हमने यहाँ पर जब इनकी कार्यों को समझा था तो कार्यों के अंदर हमने 3 चीजें देखी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंदर तो सारे वह विषय आते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कार्य करती है, और राज्य सूची में सारे वह विषय आते हैं जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार कार्य करती है, और समवर्ती सूची के अंदर दोनों मिलजुल कर कार्य करते हैं। बट आप यहाँ पे जरा फोकस करो कि कोई भी ऐसा कोई टॉपिक है जो आपकी मोहल्ले से संबंधित हो, ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पर नहीं होता। केंद्र सरकार का डायरेक्ट मोटिव ये होता है कि अपने देश की ग्रोथ कैसे की जाए, और यहाँ राज्य सरकार का भी डायरेक्ट मोटिव ये होता है कि अपने राज्य की ग्रोथ कैसे की जाए। तो यहाँ पर अगर हम इस बात करें कि हकीकत में ग्रोथ कैसे होती है, तो हकीकत में ग्रोथ तो ऐसे होगी कि आपकी गली मोहल्ले की नालियाँ, पानी, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई, पानी, सब चीज़, लाइट्स वगैरह, सड़क, ये सब कुछ ठीक होंगी। बट ये सब चीज़ें ठीक होंगी तब विकास होगा। बट इन सब चीज़ों को बताएगा कौन? क्योंकि केंद्र सरकार बहुत अपर लेवल की हो जाती है। केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री से आप ये कहने नहीं चाहोगे कि मेरी सड़क खराब हो रही है, इसको बनवाइए, या फिर मुख्यमंत्री से आप ये नहीं कहने जाओगे कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा, इसको ठीक करवाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हमारे बहुत दूर है, यानी कि ये बहुत दूर है हमारी दैनिक समस्याओं से। तो सबसे ज़्यादा पास में जो बंदा होगा वो इन सब चीज़ों को जानता होगा। यानी कि आप अपने मोहल्ले में रहते तो आप अपने मोहल्ले के बारे में सब कुछ जानते हो। तो इसी तरीके से हमें ज़रूरत थी कि एक पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, एक पूर्ण रूप से देश का विकास करने के लिए हमें ज़रूरत है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी ध्यान देना। और बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पर भी ध्यान देने पे जब राज्य सरकार ने गौर किया तो हमने ये देखा कि राज्य सरकारों को इन सब टॉपिक्स को समझने और जानने के लिए सर्वे करने की ज़रूरत होती है। अब सर्वे करने में ही केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देगी तो उसमें तो विकास नहीं हो पाएगा, उसमें तो उल्टा खर्चा ही होगा। और ये खर्चा करने के बाद भी आप एकदम एक्शन नहीं ले सकते। सर्वे 2, 3, 4, 5 महीनों में वापस आएगा, उस पर आप एक्शन लोगे, फंड इकट्ठा करोगे, यानी कि एक गली बनने में ही कई महीने लग जाएंगे और इवन साल भी लग सकते हैं। तो राज्य सरकार डायरेक्टली इस पे अफेक्टेड नहीं होती, वर्किंग नहीं होती, और ये उसकी मजबूरी भी है भाई, वो पूरे राज्य को संभाल रही है, ना कि आपके गली मोहल्ले को। तो यहाँ पर हमारे देश में अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए, अपने लोकतंत्र को उत्थान पर ले जाने के लिए, अपने देश की ग्रोथ करने के लिए हमने स्थानीय शासन का निर्माण करा। स्थानीय शासन के अंदर जो नेता होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे करीब होते हैं, वो हमारे गली मोहल्ले में ही रहने वाले होते हैं। जैसे कि गाँव देहात के अंदर जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है वो उस गाँव के अंदर ही रहता है। तो उस गाँव के अंदर रहने के बाद उस गांव में जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें, वो भली बात ही जानता है, तो वो उसका विकास भी बहुत अच्छे से करता है। यहीं पर हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर नगर पालिका होती है, नगर परिषद होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, जिला अध्यक्ष होते हैं ना, ये सब चीज़ें आप देखी होगी, नाम सुना भी होगा गाड़ियों पे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब लोग आपके घर के आसपास ही रहते हैं, आपकी गली मोहल्ले में रहते हैं, तो आपकी गली मोहल्ले की परेशानी को भली बात ही जानते हैं। आपका इनके डायरेक्ट कनेक्शन भी होता है। अगर आपकी गली खराब हो रही है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो आप डायरेक्टली जाके इनके घर जाके कह सकते हो वाली बात, और ये इस चीज़ पर एक्शन करेंगे। तो स्थानीय शासन के माध्यम से, स्थानीय सरकार के माध्यम से हर एक
पॉइंट्स को एक स्टडी में लाने का सबसे अच्छा तरीका था स्थानीय सरकार, और बहुत कम बजट के साथ। यानी कि ना तो यहाँ सर्वे करने की ज़रूरत और ना ही किसी और चीज़ की। यहाँ पे जो आप फंडिंग कर रहे हो स्थानीय सरकार को, वो उसी के हिसाब से सभी चीज़ों को सेट आउट करती रहती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर ध्यान देने के लिए स्थानीय सरकार को बनाया गया था। अब ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी थ्योरी आपको बता दी। अब इस पूरी थ्योरी को हम नोट्स के माध्यम से समझते हैं कि आखिर हमें कैसे कैसे किस तरीकों को याद करना है, मतलब चीज़ों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम एक बार पढ़ें और हमें फटाफट से याद आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नोट्सों के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि अभी हम पढ़कर आए हैं उन सारी समस्याओं को और एक संवाद के टॉपिक को थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसलिए हमारे संविधान में स्थानीय सरकार को जगह दी ताकि इन समस्याओं का हल किया जाए जो हमने पढ़ी, सड़क, गलियां, नालियां, पानी, शिक्षा, ये सब, और पूर्ण रूप से लोकतंत्र कायम किया जाए, क्योंकि स्थानीय सरकार के जो नेता होते हैं वो हमारे सबसे नज़दीक होते हैं। तो जो हमारी समस्याएं होती हैं वह उसको भी अच्छे से जानते हैं, अर्थात वह उस पर लोकतंत्र तरीके से कार्य कर पाते हैं एक संवैधानिक स्तर पर, क्योंकि एक स्थानीय समस्याओं का हल करने के लिए स्थानीय चीज़ों की समझ होना, उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और जब कोई नेता उस जगह पर रहता है तो उस जगह का विकास बड़ी तेज़ी से होता है और साथ ही कम खर्च में होता है। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होता है, फ़ायदे वाला कार्य होता है। स्थानीय सरकार एक तरह से जन कल्याणकारी कार्य भी करती है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी हमने पढ़ा उन सब के नोट्स मैंने लिख दिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्थानीय सरकार का वर्गीकरण क्या किया गया है। यानी स्थानीय सरकार को दो भागों में बांटा गया है, गांव और शहर। अब गांव को और शहर को भी कई भागों में बांट रखा है, तो उनको फटाफट से समझ लेते हैं और जानते हैं कि उन पार्ट्स का, उन एलिमेंट्स का आखिर क्या काम होता है हमारे राज्यों के अंदर और गांव के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है गांव और दूसरा आता है नगर। तो गांव के अंदर भी हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं और नगर के अंदर भी 3 पॉइंट्स आते हैं। तो पहले गांव वालों पे फोकस कर लेते हैं। तो गांव की जो स्थानीय शासन प्रणाली होती है वो इन 3 भागों में डिवाइड होती है। पहला आता है जिला परिषद, दूसरा आता है ग्राम पंचायत और तीसरा आता है ग्राम सभा। दूसरी बात, ग्राम पंचायत को हम कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं और ग्राम सभा को हम गांव की विधायिका के नाम से भी जानते हैं, और उनका कार्य भी बिल्कुल सेम होता है, जैसा कि आप पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़कर आए हो कि कार्यपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हो और सभी वीडियो सीक्वेंस में अपलोड है, आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, तो हम जिला परिषद की बात करते हैं। तो जिला परिषद का मतलब क्या होता है कि ये एक पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है और इसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के माध्यम से होता है और यहाँ पे कैंडिडेट खड़े होते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे चुनाव होता है, जैसे कि आप देखते हो कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। दूसरा, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। इसका कार्य होता है योजनाएं बनाना और विकास के कार्यों को लागू करना, और इसका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा होता है। और साथ ही साथ ग्राम सभा क्या होती है, तो नियमों का निर्माण करना और ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों पर देख रेख रखना, और इसका कोई चुनाव नहीं होता। ये एक पूर्ण रूप से एक तरह से संस्था है, स्थायी संस्था है, इसका कोई भी चुनाव नहीं होता। तो ग्राम सभा के द्वारा जो सदस्य होते हैं इसी के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ये हमने देखा, ये थी गांव की बातचीत। अब हम बात करते हैं शहर के बारे में। तो शहर के अंदर जो हमारी नगर पालिका होती है, नगर की जो बातें होती हैं वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला आता है नगर निगम, नगर परिषद, और तीसरा हमारे पास नगर निगम, नगर पालिका, और तीसरा आता है नगर परिषद। तो पहला हम नगर निगम की बात कर लेते हैं। तो इन तीनों का कार्य जो है ना वो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, गांव की तरह नहीं है। गांव में जिला परिषद एक सर्वोच्च स्तर है, उसके बाद ग्राम पंचायत एक कार्यपालिका का काम कर रहा है, फिर उसके बाद ग्राम सभा एक विधायिका का काम कर रहा है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सबके काम सेम है। तो फिर इनको अलग क्यों किया गया? इनको अलग किया गया इनकी जनसंख्या के आधार पर। पहला आता है हमारे पास नगर निगम, जिस भी कस्बे की, जिस भी शहर की जो स्थानीय जाति वगैरह, स्थानीय एरिया मान लीजिए, तो स्थानीय जो एरिया है और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो उसको नगर निगम हैंडल करता है। यानी कि उस पे काम करने वाली निकाय को नगर निगम कहते हैं। ज़्यादातर महानगरों के लिए बनाई जाती है। ये हो गया 10 लाख से ज़्यादा। 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में अगर कहीं कोई जनसंख्या है तो वहाँ नगर पालिका काम करती है।
इसके बाद जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, जो गांव से कन्वर्ट हुए हैं अभी कस्बों में और ज़िला नहीं बने हैं, उनके ऊपर जो कार्य करता है वो करता है नगर परिषद। तो ये हमने जाना, ये होता है शहरों के स्तर पर और गांव के स्तर पर, दोनों के स्तर पर हमने समझा। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो स्थानीय शासन है वो किस तरीके से अस्तित्व में आया और कौन सा जो अंग्रेज था जिन्होंने एक तरह से गांव के शासन को जो है वो और भी ज़्यादा अस्तित्व में लाने की कोशिश की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि स्थानीय शासन कैसे अस्तित्व में आया और इसी तरीके से इस चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ जाएगा भाई हमें स्थानीय शासन की ज़रूरत क्यों है, इसका महत्व क्यों है। तो जितने भी मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में, इससे पहले वाली क्लिप में जो मैंने नोट्स लिखवाए हैं अभी आपको रिसेंटली, उन सभी चीज़ों में से ही आपको इस सबके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। और उससे पहले जो हमने पॉइंट्स पढ़े, संघ सूची, राज्य सूची और वह सारे टॉपिक जो कि स्थानीय शासन की समस्याओं के अंदर आते हैं, उनसे भी आप हर एक क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। तो यहाँ पे इस समस्या का समाधान यानी कि इस क्वेश्चन का समाधान जानते हैं कि स्थानीय शासन अस्तित्व में कैसे आया। तो मैं आपको बताऊं तो गांव के अंदर ना, यानी प्राचीन भारत के अंदर हमारे देश के लोगों को राज करने का बड़ा शौक रहा है। तो हमारे देश के अंदर गांव देहात के लेवल पर पहले से ही शासन हुआ करता था और उस शासन को हम सभा के नाम से जानते थे, बट उसका कोई अस्तित्व नहीं था, कोई लिखित रूप में कोई दस्तावेज नहीं था और ना ही कोई संवैधानिक प्रणाली थी, ना अंग्रेजों के माध्यम से ना सरकारों के माध्यम से। बट हाँ, उनकी चलती बहुत थी, उनका कहा गया आदेश माना जाता था सब कुछ को, यानी कि हर एक तरीके से उनके मुंह से निकला गया शब्द उस जाति के लिए, उस पार्टी के लिए बिल्कुल पत्थर की लकीर हुआ करती थी, जैसे कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा हो। तो प्राचीन भारत में अपना शासन खुद ही चलाया जाता था, जिनको हम सभा के रूप में जानते थे। और परंतु जैसे जैसे समय बीता तो गांव की समस्याएं, जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। अब ये नहीं कोई प्रधान है तो वो आराम से मस्त कोठी में रह रहा है, अपने खेती हो रही है, पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं भाई। उसके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। किसी भी पद पर ऐसे ही नहीं बैठा जाता। तो उस पद की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उसके पास कई सारी समस्याएं आई, जिम्मेदारियां आई, बट ताकत नहीं आई। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे हमारे क्या काम हुए, तो जब बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ने लगी तो और सभा ने फिर अपने आप ही पंचायत का रूप ले लिया, ठीक है, पंचायत का रूप ले लिया। परंतु कुछ समय बाद भारत के अंदर लॉर्ड रिपन ने इन निकायों को बनाने की, जो कि लॉर्ड रिपन क्या थे, भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड रिपन ने इन निकायों की शुरुआत की और उस वक्त इनको एक तरह से स्थिरता देने के लिए, इनको अस्तित्व में लाने के लिए मुकामी बोर्ड यानी कि लोकल बोर्ड की स्थापना करी और इसके बाद इनको अस्तित्व में लाया गया। इसके बाद क्या हुआ भाई, इनको अस्तित्व में लाया गया, अर्थात 1882 के बाद स्थानीय शासन और शक्तिशाली रूप से अस्तित्व में आया। परंतु इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हासिल हुई। फिर कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से मांग की कि वे लोकल बोर्ड में यानी कि मुकामी बोर्ड के अंदर सुधार के लिए कई अन्य कारगर तरीकों को अपनाएं, जिससे एक हमारे जो स्थानीय शासन है वो एक अस्तित्व में आ पाए, यानी कि वो अपने कार्य को और अच्छे से कर पाए। फिर जब ये उन्होंने अपील सुनी तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को एक लिखित रूप से जगह मिल गई। और फिर ये काम सिर्फ यही नहीं रुका, इस काम के बाद 1935 एक्ट ने और भी कई सारे ऐसे टॉपिक लाए गए जिससे स्थानीय शासन को एक जगह मिल गई, इस लिखित रूप से और उसके शासन के रूप से। तो इसके बाद ये 1935 एक्ट और 1919 का एक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। तो ये हमने पढ़ा कि भारत के अंदर यानी कि अंग्रेज़ों के समय पर बेसिकली तो स्थानीय शासन कैसे अस्तित्व में आया। अब हम ये जानते हैं कि भारत के अंदर जो स्थानीय शासन का पहलू है वो क्या है, आज़ादी के बाद गांधी जी का क्या मानना है हमारे बारे में, और साथ ही साथ गांधी जी के मानने के बाद जो अलग अलग राज्य हमारे देश के अंदर हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या निर्णय लिया और क्या मोटिव दिखाया अपना। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि स्थानीय सरकार को लेकर भारत सरकार के आखिर क्या क्या पहलू रहे। तो स्थानीय सरकार को लेकर भारतीय सरकार के बहुत सारे पहलू रहे, उसमें से कुछ प्रमुख मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि पढ़ते हैं नोट्सों के साथ। तो स्थानीय शासन को लेकर भारतीय सरकार यानी कि कांग्रेस यानी गांधी जी, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भारतीय सरकार को लेकर जो कांग्रेस थी यानी कि जिसके अंदर गांधी जी सबसे प्रमुख माने जाते थे, उनका ये कहना था कि अपने विकास के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ही आपको ग्रोथ तक लेके जाएगा। अगर आपने सत्ता का केंद्रीकरण कर रखा है तो उसमें आप किसी भी समस्या को नहीं समझ पाओगे।
विकेंद्रीकरण से तात्पर्य क्या था कि अलग अलग समस्याओं को समझने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को खोलना, जिससे वो सिर्फ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक उस पार्ट पर ध्यान दे सकें कि आखिर उसमें क्या हो रहा है। तो ये हमारे गांधी जी का मतलब था और इस मतलब को लेकर आज तक भारतीय राजनीति के अंदर इसकी जगह बना रखी है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि देश के विकास के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना जरूरी है, क्योंकि केंद्रीकरण के अंतर्गत पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम आज़ाद हो गए तो हमने स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान के 73वें और 74वें अनुच्छेद को संशोधित किया और स्थानीय शासन व सरकार को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाया। फिर स्थानीय निकायों को और ज़्यादा समझने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। उसमें फंड लेकर जो नेता थे, जो अधिकारी थे, कार्यकारी थे, वो इस कार्यक्रम की मदद से जनता की भागीदारी को समझते थे, जनता की बातों को समझते थे और जनता को जागरूकता फैलाते थे कि आपकी भागीदारी देश की शासन की प्रणाली में कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो जगह जगह पर जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे और उन समस्याओं को हल करने की कोशिश किया करते थे। अब ये समस्या खासकर ऐसी समस्या होती हैं जो कि स्थान के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी जगह पर पानी की दिक्कत है, किसी जगह पर बिजली की दिक्कत है, किसी जगह पर गलियों की दिक्कत है, किसी जगह पर रोजगार की दिक्कत है। तो ये अलग अलग दिक्कतों को देखने के लिए हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया 1952 के अंदर और इन समस्याओं को हल किया जनता की जागरूकता को देखकर, उनकी भागीदारी को लेकर और अलग अलग स्थानीय निकायों के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक तरीके से हम डेवलपमेंट क्या कहते हैं, भाई देश की डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, बट ये सब ग्रोथ जो होती है वो स्थान से जुड़ी हुई होती है। यानी सबसे छोटे पैमाने पर जब ग्रोथ होना शुरू होगी तभी बड़ी ग्रोथ होगी। तो यहाँ तुम्हें बताया गया है कि इन सारे प्रोग्राम के माध्यम से हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया और फिर इसके बाद त्रिस्तरीय शासन की मांग की। यानी कि त्रिस्तरीय शासन का मतलब आप जानते हो, पहला तो ये हो गया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और साथ साथ हमारा स्थानीय सरकार। और स्थानीय सरकार के अंदर भी जो हमने गांव और नगर के बारे में पढ़ा, उसमें भी जो हमने क्लासिफिकेशन करी है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब के अंदर जो क्लासिफिकेशन करी है इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया कि आखिर किस तरीके से हमें डिवीज़न करना है शहरों को, किस तरीके से डिवीज़न करना है गाँव को और क्या क्या चीज़ें हमें डेवलपमेंट में लानी है जिससे हमारी स्थानीय शासन भी फ्लक्चुएट ना हो, हमारी स्थानीय शासन भी फ्लक्चुएट ना हो और वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद जो है गुजरात और महाराष्ट्र ने अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए स्थानीय सरकार को बहुमत भी दे दी। परंतु जो हमारा देश था उस देश में कई सारे राज्य की सरकारों का मानना ये था कि हमारे देश के अंदर स्थानीय सरकारों की कोई ज़रूरत नहीं है और स्थानीय सरकार की अगर ज़रूरत है तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा कोई भी एक अधिकारी चुन लेंगे, भाई तुम्हें ये सारी डेवलपमेंट करनी है और तुम ये चुनाव लड़ लोगे, खुद ही जीत जाओगे। तो उनका मानना ये था। कुछ लोगों का मानना ये था कि हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करके अपने जगह की डेवलपमेंट कर लेंगे और दूसरे लोगों का मानना ये था कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है, भैया इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमारे यहाँ पर। तो इन्हीं सारी फ्लक्चुएशंस की वजह से किसी का मानना था इसकी ज़रूरत नहीं है, किसी का मानना था कि इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है वित्तीय स्वायत्तता की। वित्तीय चीज़ों की लेकर हमारी जो स्थानीय सरकार होती है उसे बड़ी दिक्कत रहती है। यानी कि इसके पास पावर ऑथोरिटी होने के बाद भी ये उन सभी एक्टिविटीज़ पे काम कभी कभार नहीं कर पाती। वो यूँ क्योंकि इसके पास फंड नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है राज्य सरकार से और राज्य सरकार के पास अगर फंड आएगा तो इसको दे देगी, अगर नहीं आएगा तो इसको टाल देगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका एक टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि किसी टॉपिक या किसी पॉइंट में कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।